चालाक लड़का। एरिन की भूमि में बहुत पहले एक विधवा रहती थी जिसका एक ही बेटा था। वो एक होशियार लड़का था, इसलिए उसने उसे स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त पैसे बचाए और जैसे ही वह बड़ा हुआ उसे किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षित करने के लिए कहा जो वह चाहता था। लेकिन जब समय आया तो उसने कहा कि वो किसी भी व्यवसाय से बंधा नहीं रहेगा और उसने कहा कि वह चोर बनना चाहता है। अब उसकी मां को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह उसे अपनी मर्जी से काम करने से रोकेगी तो वह और भी दृढ़ निश्चय हो जाएगा। इसलिए उसने बस इतना ही जवाब दिया कि चोरों का अंत डबलिन के पुल पर लटका हुआ है, और फिर उसने उसे अकेला छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि जब वह बड़ा होगा तो शायद अधिक समझदार हो जाएगा। एक दिन वो एक महान उपदेशक का उपदेश सुनने के लिए चर्च जा रही थी और उसने उस चालाक लड़के से, जिसे पड़ोसी उसकी चालों के कारण बुलाते थे, अपने साथ चलने की विनती की। लेकिन वह केवल हंसा और कहा कि उसे उपदेश पसंद नहीं है, और आगे कहा, हालांकि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि चर्च से बाहर आने के बाद आप जिस पहले व्यापार का नाम सुनेंगे वह मेरे जीवन भर के लिए मेरा व्यापार होगा। इन शब्दों से उस गरीब महिला को थोड़ी राहत मिली और उसे विदा देते समय उसका दिल पहले से भी हल्का हो गया। जब चतुर बालक ने सोचा कि प्रवचन समाप्त होने का समय लगभग आ गया है, तो वो एक छोटे से रास्ते में झाड़ियों में छिप गया जो सीधे उसकी मां के घर की ओर जाता था, और जब वह वहां से गुजरती तो वह सभी के बारे में सोचता रहता। पृष्ठ 2। उसने जो अच्छी बातें सुनी थीं, उसके कान के पास एक आवाज चिल्लाई, डकैती, डकैती, डकैती। अचानक हुई इस आवाज ने उसे चौंका दिया। शरारती लड़के ने अपनी आवाज बदल ली थी ताकि वो उसे पहचान न सके, और उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया था कि हालांकि वह अपने चारों ओर देखती रही लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह कोने में मुड़ी, चालाक लड़का बाहर आया और जंगल में बहुत तेजी से भागते हुए उसने अपनी मां से पहले घर पहुंचने की कोशिश की, जिसने उसे आग के सामने आराम से लेटा हुआ पाया। अच्छा, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई खबर है? उसने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं तुरंत चर्च से चला गया और किसी से बात करने के लिए नहीं रुका। ओह, तो फिर किसी ने आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं की? उन्होंने निराशा भरे स्वर में कहा। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। कम से कम जब मैं रास्ते पर चल रहा था तो एक आवाज चिल्लाई, डकैती, डकैती, डकैती। लेकिन बस इतना ही, और काफी भी, लड़के ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया था? यही मेरा व्यापार होगा, उसने कहा। तब तो तुम्हारा अंत डबलिन के पुल पर होगा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वह अंधेरे में अपने बेटे के बारे में सोचती रही। अगर वह चोर है तो उसे अच्छा चोर होना चाहिए, और कौन है जो उसे सिखा सकता है? माँ ने खुद से पूछा। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया और वह सुबह जल्दी उठ गई, सूरज उगने से पहले, और ब्लैक रॉक या गैलोज बर्ड के घर के लिए निकल पड़ी, जो इतना बढ़िया चोर था कि हालांकि उसने सब कुछ लूट लिया था फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सका। आपको सुप्रभात, महिला ने कहा जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां ब्लैक गैलोज बर्ड रहता था जब वह अपने काम से बाहर नहीं जाता था। मेरे बेटे को आपका काम सीखने की इच्छा है, क्या आप उसे सिखाने की कृपा करेंगे? पृष्ठ 3। अगर वह चतुर है तो मुझे कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं है, काले फांसी वाले पक्षी ने उत्तर दिया, और बेशक अगर कोई उसे प्रथम श्रेणी का चोर बना सकता है तो वह मैं ही हूँ। लेकिन अगर वह मूर्ख है तो इसका कोई फायदा नहीं है, मैं मूर्ख लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, महिला ने आह भरते हुए कहा। तो आज रात अंधेरा होने के बाद मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। जब उसकी मां ने उसे बताया कि वह कहाँ थी तो वह खुशी से उछल पड़ा। मैं एरिन का सबसे अच्छा चोर बनूंगा, वह चिल्लाया, और जब उसकी मां ने अपना सिर हिलाया और डबलिन के पुल के बारे में कुछ कहा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। हर शाम अंधेरा होने के बाद चालाक लड़का ब्लैक गैलोज बर्ड के घर जाता था और कई नई तरकीबें सीखता था। धीरे धीरे उसे बर्ड के साथ बाहर जाने और उसे काम करते हुए देखने की अनुमति मिल गई, और आखिरकार एक दिन ऐसा आया
जब उसके मालिक ने सोचा कि वो इतना चतुर हो गया है कि एक बड़ी डकैती में मदद कर सकता है। वहाँ पहाड़ी पर एक अमीर किसान है जिसने अभी अभी अपनी सारी मोटी गायें बहुत ज्यादा पैसे में बेची हैं और कुछ दुबली गायें खरीदी हैं जिनकी कीमत उसे कम पड़ेगी। अब ऐसा हुआ है कि उसे मोटी गायों के पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन उसने अभी तक पतली गायों की कीमत नहीं चुकाई है जो उसके पास गौशाला में है। कल वह पैसे लेकर बाजार जाएगा, इसलिए आज रात हमें संदूक पर जाना होगा। जब सब शांत हो जाएगा तो हम अटारी में छिप जाएंगे। चांद नहीं निकला था और यह हैलोवीन की रात थी और हर कोई अपने हाथ बांधे हुए पानी के टब में मेवे जला रहा था और सेब पकड़ रहा था और तरह तरह के दूसरे खेल खेल रहा था, जब तक कि चालाक लड़का उनके सोने का इंतजार करते करते थक नहीं गया। ब्लैक गैलोज बर्ड, जो इस काम में ज्यादा अभ्यस्त था, घास पर दुबक गया और सो गया। उसने लड़के से कहा कि जब मौज मस्ती करने वाले चले जाएं तो उसे जगा दे। लेकिन चालाक लड़का, जो अब और शांत नहीं रह सकता था, नीचे की ओर रेंगता हुआ गौशाला में गया और बंधे हुए मवेशियों के सिर खोले और वे एक दूसरे को लात मारने लगे। पृष्ठचार एक दूसरे से चिल्लाया और इतनी तेज आवाज निकाली कि फार्म हाउस में मौजूद लोग उन्हें फिर से बांधने के लिए बाहर भागे। फिर चालाक लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मुट्ठी भर मेवे उठाए और मचान पर वापस आ गया, जहां काला बदमाश अभी भी सो रहा था। पहले तो चालाक लड़के ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बहुत जल्द वो उठ बैठा और अपनी जेब से एक बड़ी सुई और धागा निकालकर उसने काले फांसी के पक्षी के कोट के हेम को बैल की खाल के एक भारी टुकड़े पर सिल दिया जो उसकी पीठ पर लटक रहा था। इस समय तक सभी मवेशी पुनः बंध चुके थे, लेकिन चूंकि लोगों को अपने मेवे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वे आग के चारों ओर बैठ गए और कहानियां सुनाने लगे। मैं एक अखरोट तोड़ूंगा, चालाक लड़का ने कहा। तुम ऐसा नहीं करोगे, काला फांसी पक्षी चिल्लाया, वे तुम्हारी बात सुन लेंगे। मुझे परवाह नहीं है, चालाक लड़के ने जवाब दिया। मैंने अभी तक हैलोवीन बिना अखरोट तोड़े नहीं बिताया है, और उसने एक अखरोट तोड़ा। फार्म हाउस में मौज मस्ती करने वालों में से एक ने कहा, कोई वहां ऊपर मेवे तोड़ रहा है। जल्दी आओ, हम देखेंगे कि वह कौन है। वो ऊंची आवाज में बोला और ब्लैक फांसी पक्षी ने सुन लिया और मचान से बाहर भाग गया, अपने पीछे चमड़े का वह बड़ा सा चमड़ा घसीटता हुआ जिसे चालाक लड़के ने अपने कोट में सिल दिया था। वह मेरी खाल चुरा रहा है, किसान चिल्लाया और वे सब उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा तेज था और आखिरकार वह अपने कोट से खाल को फाड़ने में कामयाब हो गया और फिर वह खरगोश की तरह उड़ता हुआ अपने पुराने छिपने के स्थान पर पहुंच गया। लेकिन ये सब करने में काफी समय लगा और इस बीच चालाक लड़का अटारी से नीचे उतर आया और घर की तलाशी ली, जब तक कि उसे सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक नहीं मिल गया जो भूसे के ढेर के पीछे छिपा हुआ था और रोटी और बढ़िया पनीर से ढका हुआ था। चालाक लड़के ने पैसों के बैग अपने कंधों पर लटकाए और रोटी और पनीर को अपनी बांह के नीचे दबा लिया, फिर चुपचाप काले बदमाश के घर की ओर चल पड़ा। पृष्ठ 5। आखिरकार तुम आ ही गए, बदमाश, उसके मालिक ने बहुत गुस्से में कहा। लेकिन मैं तुमसे बदला लूंगा। सब ठीक है, चतुर बालक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जो आप चाहते थे वह मैं ले आया हूँ, और उसने जो सामान वह ले जा रहा था उसे जमीन पर रख दिया। आह, तुम बेहतर चोर हो, काले बदमाश की पत्नी ने कहा, और काले बदमाश ने आगे कहा, हाँ, तुम ही चतुर लड़के हो। और उन्होंने लूट का माल बांट लिया और एक आधा हिस्सा काले फांसी वाले पक्षी को मिला और दूसरा आधा हिस्सा चालाक लड़के को मिला। कुछ सप्ताह बाद ब्लैक गैलोज बर्ड को शहर के पास होने वाली एक शादी की खबर मिली और दूल्हे के कई दोस्त थे और सभी ने उसे एक उपहार भेजा। अब एक अमीर किसान जो दलदली भूमि के पास रहता था, उसने सोचा कि जब एक युवा जोड़ा पहली बार घर संभालना शुरू करता है तो उसके लिए एक बढ़िया मोटी भेड़ से ज्यादा उपयोगी कुछ नहीं होता, इसलिए उसने अपने चरवाहे को पहाड़ पर जाने को कहा जहां झुंड चर रहा था, और जो सबसे अच्छी भेड़ मिल सके उसे वापस ले आया। और चरवाहे ने भेड़ों में से सबसे बड़ी और सबसे मोटी भेड़ और सबसे सफेद ऊन वाली भेड़ को चुना। फिर उसने उसके पैरों को एक साथ बांधा और उसे अपने कंधे पर रख लिया, क्योंकि उसे अभी बहुत दूर जाना था। उस दिन वह चतुर बालक दलदली भूमि पर घूम रहा था,
तभी उसने देखा कि एक आदमी भेड़ को कंधे पर उठाए हुए सड़क पर चल रहा है जो काले दुष्ट के घर के पास से होकर जाती है। भेड़ें भारी थीं और आदमी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे चला और लड़का जानता था कि वह चरवाहे के नजर आने से पहले ही आसानी से अपने मालिक के पास वापस आ सकता है। मैं शर्त लगाता हूँ, वह चिल्लाया और तेजी से झाड़ियों के बीच से निकल गया जो केबिन को छिपा रही थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं यहाँ से गुजरने से पहले आने वाले आदमी से भेड़ें चुरा लूंगा। क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? फांसी वाले पक्षी ने कहा। मैं तुमसे 100 चांदी के सिक्के शर्त पर लगाऊंगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। पृष्ठ 6। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, लड़के ने जवाब दिया और झाड़ियों में गायब हो गया। वह तेजी से भागता रहा जब तक कि वह एक जंगल में नहीं पहुंच गया जहां से चरवाहे को जाना था, और फिर वह रुक गया और अपने एक जूते को उतारकर उस पर कीचड़ लगाया और उसे रास्ते में रख दिया। जब ये हो गया तो वह एक चट्टान के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वह आदमी वहां आया और वहां जूता पड़ा देखकर रुक गया और उसे देखने लगा। यह एक अच्छा जूता है, उसने खुद से कहा, लेकिन बहुत गंदा है। फिर भी अगर मेरे पास वह आदमी होता तो मैं इसे साफ करने का कष्ट उठाता, इसलिए उसने जूता फिर से नीचे फेंक दिया और आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर चालाक लड़का मुस्कुराया और जूता उठाकर थोड़ी दूर जाकर दूसरा जूता रास्ते पर रख दिया। कुछ मिनट बाद चरवाहा वहां पहुंचा और उसने देखा कि दूसरा जूता रास्ते पर पड़ा है। क्यों, ये तो गंदे जूते वाला आदमी है। जब उसने उसे देखा तो वह चौंका। मैं वापस जाकर दूसरा जूता ले लूंगा और फिर मेरे पास अच्छे जूतों की एक जोड़ी होगी। और उसने भेड़ को घास पर रख दिया और जूता लेने के लिए वापस चला गया। फिर चालाक लड़के ने अपने जूते पहने और भेड़ को उठाकर घर ले गया, और काले बदमाश ने उसे उसकी शर्त के 100 मार्क चुका दिए। जब चरवाहा उस रात फार्म हाउस पहुंचा तो उसने अपनी कहानी अपने मालिक को बताई, जिसने उसे बेवकूफ़ और लापरवाह होने के लिए डांटा और अगले दिन पहाड़ पर जाकर एक बकरी का बच्चा लाने को कहा और उसे शादी के तोहफे के तौर पर भेजने को कहा। लेकिन चालाक लड़का सतर्क था और जंगल में छिप गया, और जैसे ही वह आदमी बकरी के बच्चे को अपने कंधों पर लेकर उसके पास आया, वह भेड़ की तरह मिमियाने लगा और कोई भी, यहाँ तक कि भेड़ की माँ भी, यह अंतर नहीं बता सकी। सड़क पर जूता, क्यों, इसके पैर ढीले पड़ गए होंगे और यह भटक गया होगा, आदमी ने सोचा, और उसने बकरी को घास पर रख दिया और जल्दी से नदी की दिशा में चला गया। पृष्ठ 9। फिर लड़का दौड़कर वापस आया और बकरी के बच्चे को उठाकर ब्लैक गैलोज बर्ड के पास ले गया। जब चरवाहा भेड़ की तलाश से लौटा और पाया कि बकरी का बच्चा गायब हो गया है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह घर जाकर वही कहानी सुनाने से डर रहा था जो उसने कल सुनाई थी, इसलिए उसने जंगल को पूरी तरह से ढूंढा जब तक कि रात होने को नहीं आ गई। फिर उसे लगा कि अब कोई मदद नहीं है और उसे घर जाकर अपने मालिक के सामने अपनी गलती माननी चाहिए। बेशक किसान इस दूसरी दुर्घटना पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन इस बार उसने उसे पहाड़ से एक बड़े बैल को भगाने के लिए कहा और उसे चेतावनी दी कि अगर वह हार गया तो वह अपनी जगह भी खो देगा। फिर से चालाक लड़का, जो पहरे पर था, उसे वहां से गुजरते हुए देखा, और जब उसने उस आदमी को बड़े बैल के साथ लौटते हुए देखा तो उसने काले बदमाश से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो और जंगल में आओ और हम बैल को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? काले दुष्ट ने पूछा। ओह, बिल्कुल आसान है। तुम वहां छिप जाओ और भेड़ की तरह बक बक करो और मैं दूसरी दिशा में जाकर बच्चे की तरह मिमियाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। चरवाहा धीरे धीरे बैल को अपने आगे हाँकते हुए चल रहा था, तभी उसे अचानक रास्ते के एक और दूर झाड़ियों के बीच से एक तेज बाघ की आवाज सुनाई दी और दूसरी ओर से एक कमजोर मिमियाहट की आवाज सुनाई दी। क्यों, ये भेड़ और बकरी का बच्चा ही होगा जो मैंने खो दिया है, उसने कहा। हाँ, जरूर होगा, और बैल को जल्दी से एक पेड़ से बांधकर वह भेड़ और बकरी के बच्चे के पीछे चला गया और थक जाने तक जंगल की तलाशी लेता रहा। बेशक जब तक वह वापस आया तब तक दोनों चोर बैल को घर ले जा चुके थे और उसे मांस के लिए मार चुके थे,
इसलिए उस आदमी को अपने मालिक के पास जाकर यह कबूल करना पड़ा कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है। इसके बाद ब्लैक रॉग और शिफ्टी लैड बड़े हुए, पृष्ठ 10वें और अधिक साहसी होते गए और बड़ी मात्रा में मवेशी चुराकर उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो गए। एक दिन वे अपनी जेबों में बहुत सारा पैसा लेकर बाजार से लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र एक पहाड़ी की चोटी पर बने फांसी के तख्ते पर पड़ी। चलो रुकें और उस फांसी के तख्ते को देखें, चतुर बालक ने कहा। मैंने पहले कभी इतने करीब से इसे नहीं देखा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यह सभी चोरों का अंत है। वहां कोई भी नजर नहीं आया और उन्होंने उसके हर हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच की। मुझे आश्चर्य है कि फांसी पर लटकाए जाने पर कैसा लगता है, चतुर बालक ने कहा। मैं जानना चाहूंगा, अगर वे कभी मुझे पकड़ लें। मैं पहले कोशिश करूंगा और फिर तुम ऐसा कर सकते हो। बोलते हुए उसने ढीली रस्सी को अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लिया और जब वह पूरी तरह सुरक्षित हो गई तो उसने ब्लैक रॉग से कहा कि वह रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर उसे जमीन से ऊपर खींच ले। जब मैं इससे थक जाऊंगा तो मैं अपने पैर हिलाऊंगा और तब तुम्हें मुझे नीचे उतारना होगा, उसने कहा। काले दुष्ट ने रस्सी खींच ली, लेकिन आधे मिनट में ही चतुर बालक के पैर कांपने लगे और उसने जल्दी से रस्सी को फिर से नीचे गिरा दिया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लटकने से तुम्हें कितना अजीब सा एहसास होता है, चतुर बालक ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिसका चेहरा बैंगनी दिख रहा था और वह अजीब सी आवाज में बोल रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी ऐसा करने की कोशिश की है, वरना तुम मुझे पहले ऊपर नहीं जाने देते। ये सबसे सुखद चीज है जो मैंने कभी की है। मैं खुशी से अपने पैर हिला रहा था और अगर तुम वहां होते तो तुम भी अपने पैर हिलाते। ठीक है, अगर यह इतना अच्छा है तो मुझे कोशिश करने दो, काले बदमाश ने जवाब दिया। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप गांठ को मजबूती से बांधें, क्योंकि मैं नीचे गिरकर अपनी गर्दन नहीं तुड़वाना चाहता। ओह, मैं इसका ध्यान रखूंगा, चतुर बालक ने उत्तर दिया। जब तुम थक जाओ तो बस सीटी बजा देना और मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। काले बदमाश को कैसे धोखा दिया गया। तो ब्लैक रॉग तैयार किया गया था और जैसे ही पृष्ठ 13 वह रस्सी के सहारे जितना ऊपर जा सकता था उतना ऊपर पहुंच गया था, तभी चतुर बालक ने उसे पुकारा। जब आप नीचे आना चाहें तो सीटी बजाना न भूलें, लेकिन यदि आप मेरी तरह आनंद ले रहे हैं तो अपने पैर हिलाएं। और एक क्षण में काले दुष्ट के पैर कांपने और लात मारने लगे और चालाक लड़का नीचे खड़ा उसे देख रहा था और दिल खोलकर हंस रहा था। ओह, तुम कितने मजाकिया हो, काश तुम खुद को देख पाते। ओह, तुम मजाकिया हो, लेकिन जब तुम्हारा मन भर जाए तो सीटी बजाओ और तुम्हें नीचे उतार दिया जाएगा। और वह फिर से हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन कोई सीटी नहीं बजी और जल्द ही पैरों ने हिलना और लात मारना बंद कर दिया, क्योंकि ब्लैक गैलोज बड मर चुका था, जैसा कि चालाक लड़का चाहता था कि वह मर जाए। फिर वह घर गया और ब्लैक रॉग की पत्नी से कहा कि उसका पति मर चुका है और अगर वह चाहे तो वह उससे शादी करने को तैयार है। लेकिन वह महिला ब्लैक रॉग से प्यार करती थी, हालांकि वह चोर था, और वह डर के मारे उस चालाक लड़के से दूर हो गई और लोगों को उसके पीछे लगा दिया और उसे देश के दूसरे हिस्से में भागना पड़ा जहां कोई भी उसके कामों के बारे में नहीं जानता था। शायद अगर चालाक लड़के की मां को इस सब के बारे में कुछ पता होता तो वह सोचती कि अब तक उसका बेटा चोरी से थक चुका होगा और कोई ईमानदार व्यापार करने के लिए तैयार हो गया होगा। लेकिन असलियत में उसे चालाकी और खतरे पसंद थे और उनके बिना जीवन बहुत नीरस लगता। इसलिए वह पहले की तरह ही चलता रहा और उसने ऐसे दोस्त बनाए जिन्हें उसने खुद की तरह ही दुष्ट होना सिखाया, जब तक कि वे राजा के गोदामों को लूटने नहीं लगे और बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह पर राजा ने चोरों के गिरोह को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा। बहुत दिनों तक वे उन पर हाथ डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चालाक लड़का उन सभी से कहीं ज्यादा चालाक था और अगर वे जाल बिछाते तो वह बेहतर जाल बिछाता। आखिरकार एक रात उसने कुछ सैनिकों पर उस समय हमला कर दिया जब वे एक कमरे में सो रहे थे। पृष्ठ 14 खलिहान में घुसकर उन्हें मार डाला और गांव वालों को समझाया कि अगर वे सुबह होने से पहले दूसरे सैनिकों को नहीं मारेंगे तो वे भी मारे जाएंगे। इस तरह हुआ ये कि जब सूरज निकला तो गांव में एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा था।
बेशक ये खबर जल्द ही राजा के कानों तक पहुंच गई और वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने बुद्धिमान व्यक्ति को उसके साथ परामर्श करने के लिए बुलाया। और यह बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह थी कि उसे देहात के सभी लोगों को एक नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनमें से साहसी और निर्लज्ज चोर निश्चित रूप से आएगा और राजा की बेटी को उसके साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करेगा। तुम्हारी सलाह अच्छी है, राजा ने कहा, और उसने अपनी दावत की तैयारी की और देहात के सभी लोग उपस्थित थे और चालाक लड़का उनके साथ आया। जब सभी ने अपनी इच्छानुसार खा पी लिया तो वे बॉलरूम में चले गए। वहां बहुत भीड़ थी और जब वे दरवाजे से अंदर घुस रहे थे तो समझदार आदमी, जिसके लबादे में काले मरहम की एक बोतल छिपी हुई थी, ने चालाक लड़के के गाल पर उसके कान के पास एक छोटा सा बिंदु रख दिया। चालाक लड़के को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वह राजा की बेटी के पास गया और उसे अपना साथी बनाने के लिए कहा तो उसने एक चांदी के दर्पण में काले बिंदु को देखा। तुरंत उसने अनुमान लगाया कि इसे वहां किसने और क्यों रखा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इतनी खूबसूरती से नृत्य किया कि राजकुमारी उससे बहुत खुश हुई। नृत्य के अंत में उसने अपने साथी को प्रणाम किया और उसे छोड़ दिया ताकि वह भीड़ में शामिल हो जाए जो द्वार पर खड़ी थी। जब वह समझदार आदमी के पास से गुजरा तो उसने न केवल बोतल चुराने की योजना बनाई, बल्कि अपने चेहरे पर 2 काले बिंदु और 20 अन्य पुरुषों के चेहरे पर एक बिंदु लगाने की भी योजना बनाई। फिर उसने बोतल को वापस समझदार आदमी के लबादे में डाल दिया। बच्चे को सच्चाई का पता चल जाता है। कुछ देर बाद वह फिर राजा की बेटी के पास गया और एक और नृत्य का सम्मान देने की विनती की। उसने सहमति दे दी और जब वह रिबन बांधने के लिए झुका तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर से नाचने का मौका दूंगा। पृष्ठ 17। उसने अपनी जेब से एक और बोतल निकाली जो जादूगर ने उसे दी थी और उसके गाल पर एक काला बिंदु लगा दिया। लेकिन वह बुद्धिमान आदमी जितनी कुशल नहीं थी और चतुर लड़के ने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया, इसलिए जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ उसने 20 आदमियों के चेहरों पर दूसरा काला बिंदु लगाने की योजना बनाई और जादूगर के चेहरे पर 2 और बिंदु लगाए, जिसके बाद उसने बोतल उसकी जेब में डाल दी। आखिरकार बॉल खत्म हो गई और फिर राजा ने सभी दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू की जिसके गाल पर 2 काले धब्बे थे। चेम्बरलेन मेहमानों के बीच गया और जल्द ही उसे ऐसा ही एक आदमी मिल गया, लेकिन जैसे ही वह उसे गिरफ्तार करके राजा के सामने लाने वाला था, उसकी नज़र उसी निशान वाले एक और आदमी पर पड़ी, और फिर एक और फिर एक और, जब तक उसने 20 लोगों को नहीं गिन लिया, बुद्धिमान आदमी के अलावा, जिनके चेहरे पर धब्बे पाए गए। यह न जानते हुए कि क्या किया जाए, वह चेम्बरलेन जल्दी से अपनी कहानी लेकर राजा के पास गया, जिसने तुरंत ही बुद्धिमान व्यक्ति को और फिर अपनी बेटी को बुलाया। राजा ने जादूगर से कहा, चोर ने अवश्य ही आपकी बोतल चुरा ली होगी। नहीं महाराज, ये यही है, बुद्धिमान व्यक्ति ने इसे आगे बढ़ाते हुए उत्तर दिया। तो फिर उसे तुम्हारा भी मिल गया होगा, वह अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए चिल्लाया। वास्तव में, पिताजी, यह मेरी जेब में सुरक्षित है, उसने कहा और बोलते हुए इसे बाहर निकाल लिया, और वे तीनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। राजा ने अंत में कहा, ठीक है, जिस आदमी ने ये किया है, वह अधिकांश लोगों से अधिक चतुर है, और यदि वह मुझे अपना परिचय दे दे, तो वह राजकुमारी से विवाह करेगा और मेरे जीवित रहते हुए मेरे आधे राज्य पर शासन करेगा और मेरे मरने के बाद पूरे राज्य पर। जाकर बॉलरूम में इसकी घोषणा करो, उसने एक सेवक से कहा, और उस आदमी को यहाँ बुलाओ। पृष्ठ 18। अतः सेवक बॉलरूम में गया और राजा के आदेशानुसार कार्य किया। तभी उसे आश्चर्य हुआ कि एक नहीं बल्कि 20 व्यक्ति आगे आए, जिनके चेहरों पर काले धब्बे थे। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे आप चाहते हैं, वे सभी एक साथ बोल उठे, और सेवक भी, जो कि चैम्बरलेन की तरह ही हैरान था, उसने उनसे कहा कि वे उसके पीछे राजा के सामने चलें। लेकिन राजा के लिए यह सवाल बहुत कठिन था, इसलिए उसने अपनी परिषद बुलाई। घंटों तक वे चर्चा करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और अंत में वे एक ऐसी योजना पर पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने शुरू में ही सोच लिया था। और यह योजना थी, एक बच्चे को महल में लाया जाना था, और उसके बाद राजा की बेटी उसे एक सेब देगी।
फिर बच्चे को सेब लेकर एक कमरे में ले जाया जाना था, जहां काले बिंदुओं वाले 20 आदमी एक घेरे में बैठे थे। और जिस किसी को भी बच्चा सेब देगा, उस आदमी को राजा की बेटी से शादी करनी होगी। बेशक, राजा ने कहा, हो सकता है कि यह सही आदमी ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि यह सही हो। वैसे भी, ये सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं। राजकुमारी खुद बच्चे को उस कमरे में ले गई जहां 20 आदमी बैठे थे। वो एक पल के लिए घेरे के बीच में खड़ी रही, एक के बाद एक आदमी को देखती रही, और फिर उसने सेब को चालाक लड़के की ओर बढ़ाया, जो अपनी उंगली के चारों ओर लकड़ी के छिलके को घुमा रहा था और उसकी गर्दन से बैगपाइप का मुखपत्र लटका हुआ था। राजकुमारी के साथ आए चेम्बरलेन ने कहा, तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए जो दूसरों के पास न हो, और उसने बच्चे को 1 मिनट के लिए बाहर खड़े रहने को कहा, जबकि उसने दाढ़ी और माउथपीस को हटा दिया और चालाक लड़के को उसकी जगह बदलने को कहा। फिर उसने बच्चे को अंदर बुलाया, लेकिन छोटी लड़की ने उसे फिर से पहचान लिया और सीधे सेब लेकर उसके पास चली गई। कैसे उस चालाक लड़के को डबलिन ब्रिज पर लटका दिया गया। पृष्ठ 21। ये वही आदमी है जिसे बच्चे ने 2 बार चुना है। चेम्बरलेन ने चालाक लड़के को राजा के सामने घुटने टेकने का संकेत देते हुए कहा, ये सब बिल्कुल उचित था, हमने इसे 2 बार आजमाया। इस तरह चालाक लड़के ने राजा की बेटी को जीत लिया और अगले दिन उनकी शादी हो गई। कुछ दिनों बाद दूल्हा दुल्हन साथ साथ सैर पर निकले और रास्ता नदी तक जाता था और नदी के ऊपर एक पुल था। और यह कौन सा पुल हो सकता है? चतुर बालक ने पूछा, और राजकुमारी ने उसे बताया कि यह डबलिन का पुल है। क्या ये सच है? वह चिल्लाया। अच्छा, अब कई बार मेरी माँ ने कहा है, जब मैंने उसके साथ चाल चली थी, कि मेरा अंत ये होगा कि मुझे डबलिन के पुल पर लटका दिया जाएगा। ओह, यदि आप उसकी भविष्यवाणियों को पूरा करना चाहते हैं, राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, आपको केवल मुझे अपना रुमाल आपके टखने के चारों ओर बांधने देना होगा, और जब आप पुल की दीवार पर लटकेंगे तो मैं आपको पकड़ लूंगी। ये तो बहुत मजेदार होगा, उसने कहा, लेकिन तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि मुझे संभाल सको। हाँ, मैं हूँ, राजकुमारी ने कहा, बस कोशिश करो। इसलिए आखिरकार उसने उसे अपने टखने के चारों ओर रुमाल बांधने और उसे दीवार के ऊपर लटकाने दिया, और वे दोनों राजकुमारी की ताकत पर हंसे और मजाक किया। अब मुझे फिर से ऊपर खींचो, उसने पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि महल जल रहा है, एक जोरदार चीख उठी। राजकुमारी चौंक कर घूमी और अपना रुमाल छोड़ दिया, और चालाक लड़का गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से टकराया और एक पल में मर गया। तो आखिरकार उसकी माँ की भविष्यवाणी सच हो गई।